Hi everyone, welcome back to my channel with another day of financial management. Myself Nidhi Pandey, and today we are going to move on our next topic. This is capital structure theories. In earlier video we have already learned about the capital structure, the meaning, the importance, the concept of capital structure, and today we are going to move on the theories of the capital structure. As we have already know that there are four theories which is set for the capital structure. So today we are going to learn upon the things which is going to be the theory part of the capital structure. So please share this video with your all friends whoever in universities and subscribe my channel for upcoming details. So yes, let's start with the theory part of the capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर की चार थ्योरीज थे. दिस इज नेट इनकम अप्रोच, second one is the traditional approach, third one is the net income approach और fourth one is मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच. देखिए ये चार थ्योरीज हैं आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की, ठीक है. बट ये इसका डिवीजन कहाँ से हुआ ये हम देखते हैं. देखिए आपके बुक में ये सब गिवन नहीं है, बट फॉर द फर्दर नॉलेज मैं आपको बताती हूँ. देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरीज है ना वो दो बेसिस पे आई थी. फर्स्ट वन इज रेलेवेंट थ्योरी एंड सेकंड वन इज इररेलेवेंट थ्योरी, ठीक है. अब रेलेवेंट थ्योरी में दो पार्ट्स में डिवीजन हुआ. और रेलेवेंट थ्योरी है क्या पहले ये देखिए. देखिए मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ और मैं आपको यहाँ भी यही कहूंगी कि जो ये नोट्स इस तरीके से मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है ये आपके बुक में नहीं है, तो आप इसको इसी तरीके से अप्रोच को इस तरीके से ही इसको आप नोट डाउन करिए, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पर आपको ज्यादा चीजों को सोर्सेज को आपको ढूंढना ना पड़े. आप डायरेक्टली बुक उठाओ और इसको आप लोग नोटबुक में इसको आप राइट डाउन करो और डायरेक्टली आप वहां से इसको याद कर लो या पढ़ लो, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप जब जाएंगे तो वहां पर मैं इसका पीडीएफ ना अटैच कर दूंगी, तो आप वहां से उस चीज को लर्न कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है. बट यहाँ पे जो शॉर्ट पॉइंट्स है ना उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. देखिए दो पार्ट्स में जो थ्योरीज थी, सबसे पहले रेलेवेंट थ्योरी ये कहती थी कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वो जो हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे हम अपने रेशियोज को देखते हैं कि जो हमने डेट से पैसा लगाया है, इक्विटी से पैसा लगाया है, प्रेफरेंस से पैसा लगाया, रिटेन अर्निंग से, जो चारों सोर्सेज से हमने पैसा लगाया है अपनी कंपनी में, उसका रेशियो क्या है, किस मात्रा में हम उन पैसों को इन्वेस्ट करें अपनी कंपनी में जिससे कि हमारा रिटर्न अच्छा हो, हमारी कंपनी अच्छी चले. तो वही कहता है कि जो रेलेवेंट थ्योरी थी ना वो आपको आपका रिलेशन बताती थी कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म. यानी वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपकी वैल्यू जो होगी फर्म की वो प्लस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी, नहीं अच्छी बढ़ेगी. पर अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपने स्ट्रक्चरिंग सही से नहीं करी है, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो नेगेटिव में भी जा सकती है. तो ये कहता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है. अब नेक्स्ट आपसे इररेलेवेंट थ्योरी क्या कहता है, उसी का वाइस वर्सा आप कर देंगे. यानी कि इसमें ये कहता है कि इररेलेवेंट थ्योरी ये बताता है कि आपका कोई रिलेशन नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में, और ये बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट बात हुई. मतलब अकॉर्डिंग टू अगर आप यहाँ से अगर आप किसी भी बिजनेस या किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी ये सोचे कि आपने अपनी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपकी कंपनी की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इट इज वेरी इररेलेवेंट कि आप इस चीज को सोच रहे हैं. हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उससे कंपनी की वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. हाउ इज इट पॉसिबल, इट कैन नेवर बी पॉसिबल. इसलिए इसका नाम भी रिलेवेंट थ्योरी के नेम पे ही पड़ा है, ठीक है. यानी कि इसका उल्टा है, इसमें कहता है कि रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म, और इसमें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिफरेंट, ठीक है. अब इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. देखिए रेलेवेंट थ्योरी के दो अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच अंडर द रेलेवेंट थ्योरी, और सेकंड आपके पास जो आता है इररेलेवेंट थ्योरी जो है वो नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को कंसीडर करती है और मोदी गिलानी एंड मिलियर अप्रोच को कंसीडर करती है. तो इन चार अप्रोच को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए आपको तीन चीजें और क्या आता है ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि ये जो जितने भी ये थ्योरीज है ना ये इन पे बेस करते हैं, इन पे कंसीडर करते हैं आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. ये जितने भी अप्रोच है, जितने भी थ्योरीज है, सब कुछ ये इस पे डिपेंड करती है कि आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किन चीजों से मिलकर बनी है. आपको पता है के मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी मिलकर बनी है के डी से प्लस के ई से, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इन चारों से मिलकर बनी है. आपको पता है ये बात. तो ये कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने वाली है,
इस पे डिपेंड करता है। मार्केट प्राइस बढ़ता है अगर फर्म का सॉरी दिस इज माय वोकल प्रॉब्लम, मतलब आज आवाज थोड़ी ऐसी है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो यहाँ पे कहता है कि मार्केट प्राइस बढ़ रहा होता है ना, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। ऑब्वियसली अगर किसी मार्केट में प्राइस है, शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे होंगे कंपनी के, अच्छी बात है, तो ये इस पे कंसीडर करता है। नेक्स्ट कहता है कि रेशियो, और कंसीडर करता है कि रेशियो क्या है, आपने डिबेंचर्स किस रेशियो में लगाए हैं, कंपनी में प्रेफरेंस किस रेशियो में लगाए हैं, इक्विटीज किस रेशियो में लगाए, रिटेन अर्निंग किस रेशियो में अप्रोच किया है। तो ये कुछ इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज हमारा मकसद है इन चारों के चारों अप्रोच को खत्म करना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली मैं आपको अभी वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिखाऊंगी जो कि एग्जाम में आ रखा है, लास्ट ईयर ही आया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दिस अप्रोच। डायरेक्टली क्वेश्चन है 8 मार्क्स में, लिटरली कांट यू बिलीव, डायरेक्टली क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो बस यही कह रहा है कि आप इन चार अप्रोच को इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ लो, और कुछ नहीं आना पेपर में, कुछ नहीं आना, चारों में से एक अप्रोच गारंटेड है। 100% कैसे हो, 200% गारंटी ले लो, चारों अप्रोच में से एक अप्रोच आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं चारों अप्रोच को बारी बारी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा जिस तरीके से कि हमारे पास एक होती है रिलेवेंट थ्योरी जो है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के, वो 2 पार्ट्स में है, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक रेलेवेंट और एक होती है इररेलेवेंट, राइट। तो देखिए आपको जैसे कि पता है कि जो नेट इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो दोनों पार्ट होते हैं रेलेवेंस थ्योरी का, राइट। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिससे आपको ना इन थ्योरीज को ना लर्न करने की नीड नहीं है, इससे आपको चीजों को समझ के अंडरस्टैंडिंग से आप उसको कर सकते हैं। और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मतलब एक्सप्लेन दिस थ्योरी बाय द नेम, तो आप इस चीज को समझ के विद एग्जाम्पल आप लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 चारों का यूज समझते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसी के साथ में ना आपको, इस वजह से यहाँ पे कुछ अभी लिखा नहीं है, मैं हैंड टू हैंड आपके सामने इन चीजों को यहाँ पे राइट डाउन करूंगी, जिससे आपको सिर्फ ये एक कॉपी में नोट डाउन करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, जहां पे नोट्स पूरे तरीके से इसका बहुत डिटेल में इसका पूरा जिक्र होगा, इस वाले अप्रोच का, इसका सबका। तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको बहुत अच्छे से चारों चीजें डिटेल में क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेट इनकम अप्रोच। बात करूं विद द नेट इनकम अप्रोच। अब आप इन चीजों को थोड़ा सा, अगर आप डीप में जाकर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हैं, तो नेट इनकम अप्रोच एक पार्ट होता है रिलेवेंट थ्योरी का। मैं आपको यहाँ पे रटवाना नहीं चाहती, इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रही हूँ, आप बस चीजों को समझिए। देखिए आपको पता है नेट इनकम अप्रोच एक पार्ट होता है रेलेवेंट थ्योरी का। रेलेवेंट थ्योरी हमसे ये कहती है कि क्या, सॉरी फॉर दैट, दिस दिवाली पास ऑन हुई है ना, दैट्स व्हाई। चलिए आपसे कहता है रेलेवेंट थ्योरी की कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों का रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच पढ़ने वाले हैं तो उसका कहीं ना कहीं डेट या फिर इक्विटी, दोनों में से किसी न किसी पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ने वाला है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये रिलेवेंट थ्योरी का पार्ट है। और रिलेवेंट थ्योरी कहता ही यही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म पे जो रिलेशनशिप है वो है, एग्जिस्ट करता है। यानी इस पे फर्क पड़ेगा तो इस पे फर्क पड़ेगा, इन दोनों पे फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ने वाला है। तो यही कहता है नेट इनकम अप्रोच। क्या कहती है, आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा ध्यान से। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि डेट का जो है ना, डेट का रेशियो बढ़ाओ भाई, डेट को ज्यादा इशू करो। अब क्यों करो, रीजन है, डेट जो है ना वो चीपर सोर्स होता है, ये इट इज अ चीपर सोर्स, ठीक है, देन इक्विटी। चीजों को नोट करते चलिए, मैं बोल रही हूँ आपको राइटिंग बेसिस में समझना है, बट मैं जो आप बोल रही हूँ आप चीजों को नोट कर लीजिए। ये कहता है कि डेट जो है ना वो ज्यादा इशू करो। रीजन क्या है कि डेट जो है वो चीपर सोर्स है। क्यों चीपर सोर्स है, देखिए आप जब डेट इशू करते हैं उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना होता है, राइट। तो इसके अंदर क्या है, मतलब आपने डेट इशू किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप डेट खरीदते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए अगर आप इक्विटी पे जाते हैं, डेट में तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट लेना है। अगर आप इक्विटी की तरफ जाते हैं तो वहां पे आप किसी को मालिक बना रहे हैं, खुद मालिक बन रहे हैं। अगर आप खरीद रहे हैं तो मालिक बन गए, अगर आप बेच रहे हैं, जो शेयर इश्यू कर रहे हैं तो आप हमने दूसरों को मालिक बना दिया, सिंपल सा फंडा है।
अब एक बात बताइए, अगर आप इक्विटी में अगर आप मालिक बनाते हैं तो वहां पे आपके एक्सपेंस ज्यादा होते हैं। रीजन इज व्हाट, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, अलॉटमेंट देंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उसके बाद दुनिया भर के खर्चा आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, प्रीमियरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको आपके पास आता है। अगर आपका बीच में कोई भी कमीशन खा रहा है तो अंडर राइटिंग का उसका पैसा, बहुत पैसा जाता है, हद से ज्यादा पैसा आपका। इक्विटी बहुत आपकी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो जो कंपनीज है ना वो क्या करती है, नेट इनकम अप्रोच ये कहता है कि भैया डेट की मात्रा ज्यादा बढ़ाओ क्योंकि वो चीपर सोर्स है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक फिक्स रेट पे आपको इंटरेस्ट देना है खाली, और फिर ये आपको बहुत अच्छा पड़ने वाला है। तो वो कहता है कि इसकी मात्रा बढ़ाओगे तो कंपनी की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। दिस इज द फंडा ऑफ द नेट इनकम अप्रोच। आपको नेट इनकम अप्रोच ये कहता है। चलो, नेट इनकम अप्रोच आपको ये कहती है। ये तो था आपका रेलेवेंट थ्योरी का पार्ट, और इसमें कहता है कि हाँ, अगर आप कुछ भी करोगे डेट या इक्विटी में तो आपका फर्क आपकी कंपनी में पड़ने वाला है। सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट अपना देखते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे विद टेबल। आपका लास्ट वीडियो को देखना, मैंने वहां पर टेबल वगैरह सबको नोट से पढ़ाया बकायदा। तो पहले आप इस चीज को समझो, दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, नेट इनकम अप्रोच कहता है कि डेट की मात्रा को बढ़ा दो। आगे बढ़ो। नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच क्या कहता है, बस इसको समझो। ये इसको आप यहां से डिनोट करते हैं NIO, नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे से आप NI का नाम दे सकते हो। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है, NOI होता है। सॉरी अगर मैं गलत लिखा है मैंने, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है शायद से, जितना मुझे याद है ये शायद बाय मिस्टेक हो गया होगा, NOI है। ठीक है, अगर कुछ हो आप देख लेना एक बार, आई एम नॉट कंफर्म, बट NOI होता है। देखिए इसमें क्या कहता है, नेट इनकम अप्रोच में बिल्कुल अपोजिट है NI का, अपोजिट है, यानी कि वाइस वर्सा। अब आप कहेंगे वाइस वर्सा क्या मतलब? वाइस वर्सा मतलब होता है उल्टा। किसी भी चीज को उल्टा होता है उसको हम वाइस वर्सा कहते हैं। देखिए आपसे कहता है कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है कि आप चाहे डेट बढ़ाओ, चाहे आप इक्विटी बढ़ाओ, कम करो, बढ़ाओ, कम करो, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी स्टेबल रहना है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों है ऐसा? यही लॉजिक मैं आपको समझाना चाहती थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अ पार्ट ऑफ इररेलेवेंस थ्योरी। और इररेलेवेंस थ्योरी और रेलेवेंस थ्योरी इसलिए मैंने आपको समझाई थी कि आप यहाँ पे डिफरेंशिएट क्रिएट कर सके। देखिए आपसे कह रहा है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहता है कि आप चाहे डेट को बढ़ा लो, कम कर लो, इक्विटी को बढ़ा लो, कम कर लो, फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी आप अच्छे से रूल से, प्लानिंग से, पोस्चर से नहीं चला रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता चाहे डेट बढ़ाओ चाहे इक्विटी बढ़ाओ। ना ना ना, कहता है कि डेट और इक्विटी का ना एक मिक्सचर ले लो, मिक्स ले लो, इनको करो, इसको अप्लाई करो कंपनी में, तब फर्क पड़ेगा। कंपनी में फर्क इससे नहीं पड़ता डेट और इक्विटी बढ़ाने से। ऐसा कहना है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। ठीक है, समझ गए भाई? क्यों ये भी पता क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि भाई इररेलेवेंस थ्योरी है। इररेलेवेंस थ्योरी में कहा था कि चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, कुछ भी हो, वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वही कहता है। चलो हम इस पे भी आ गए, इसको भी हमने कहा चलो भैया, इसने कहा कि उसका बहुत उल्टा है। अब आते हैं अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पे। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, आप नाम से पता कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि पुराने जो अप्रोच हमने कभी पहले के टाइम में लगाए होंगे वो अप्रोच। और ये पार्ट किसका है? रेलेवेंट थ्योरी का। अब रेलेवेंट थ्योरी आपको पता है क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट या तो इक्विटी, कुछ में तो इम्पैक्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन बताता है रेलेवेंट थ्योरी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता था? देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच तो बहुत पुराना अप्रोच था। ये कहता था, हाँ ये वाला अप्रोच तो दुरंदर ने दिया था, और इसको भी मैं बताऊंगी, ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी नोट्स के साथ ही। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था कि जो एक बात बताओ, चलो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देती हूँ। डेट है, आपने कंपनी ने डेट आपने इशू करा और आपने इंटरेस्ट लिया, सिंपल सा फंडा था, लोगों ने आपको इंटरेस्ट दिया, कॉमन थी। अब एक बात बताओ, आपकी कंपनी है, ठीक है, आप अपने एज अ पर्सनल लाइफ में भी आप किसी से इतना लोन ले लो, ठीक है, आपको पता है मैंने लोन लिया है, आपको ये पता है कि मुझे इस पे इंटरेस्ट ब्याज भी देना पड़ेगा फ्यूचर में, और वो पैसा तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, मुझे साथ में उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बहुत रियल लाइफ से रिलेट कर रही हूँ, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा इसको डीप में ले जा रही हूँ। कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अच्छा पॉइंट है, या तो यहाँ से बनता है या तो यहाँ से बनता है, इनसे बनता है, पर ये थोड़ा डायरेक्टली है कि डेट बढ़ा दो, इसमें इन दोनों का मिक्स ले लो, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करता है। देखो मैं आपको एक चीज थोड़ा सा पॉइंट, आपने किसी से लोन लिया, मैं एग्जांपल लेता, आपने 7 लाख का लोन लिया, आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है
मान लीजिए आपको 1 लाख का इंटरेस्ट, एक जैसे एग्जाम्पल है, 1 लाख का तो नहीं बट 1 लाख का आपको इंटरेस्ट पे करना है, टोटल आपको 8 लाख 5 साल बाद पे करना है। जस्ट सिंपल सोचिए। आप एक बात बताओ, आपने क्या करा, आपने 7 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, पर आप 5 साल बाद आपके पास 1 लाख तक नहीं आ पाए। ये समझो आपने 7 लाख का लोन लिया था, आपके पास 7 लाख का लोन था, 1 लाख आपके इंटरेस्ट था, आपके पास 1 लाख नहीं है 5 साल बाद कि आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो। हाउ इज इट पॉसिबल टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट? आप 7 लाख कैसे पे करोगे जब आप 1 लाख पे नहीं कर पा रहे हो? तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, मैंने पुराने के टाइम में जो लोग थे, आप खुद सोचिए, पुराने के टाइम में लोग बहुत सेफली खेलते थे, कंपनीज में बहुत सेफली काम करते थे कि भाई मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मुझे ज्यादा इस सब चक्करों में नहीं पड़ना क्योंकि इतना पैसा नहीं है, मैं बस कैसे चुकाऊंगा। तो ट्रेडिशनल लोग कहते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस कहती थी कि ना डेट लो, अच्छा है, डेट लेना चाहिए, डेट लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेट जो है ना एक लिमिट में लो, एक लिमिट सेट करो, एक लिमिट में लो, जितना एटलीस्ट आप उसको पे कर सको फ्यूचर में, इतनी कैपेसिटी लो, इतने डेट लो एक लिमिट में, जब आप उसको पे कर सको फ्यूचर के अंदर। ऐसा ना हो कि आप ना लोन तो ले लिया लेकिन आपके पास पे करने के टाइम पे आपको इंटरेस्ट पे करने का पैसा नहीं है, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट कहां से पे करोगे? तो दिस इज हाउ ट्रेडिशनल अप्रोच से कि आपको डेट लेना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑफ एनआई यानी कि नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। अब कैसे है देखिए, एनआई कहता था कि डेट लो, ये भी कहता है डेट लो, ठीक है। एनआई कहता है दोनों का मिक्स लो, ठीक है, वो भी कहता है भैया दोनों लो, क्योंकि हमें नहीं पता कल को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, पे कर पाऊंगा, डेट का पैसा नहीं। पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ साथ और कहता है कि लिमिट में लो डेट, ले रहा लो, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए, बिना डेट के कौन सी कंपनी है जो खड़ी कर लेगी, हाँ भैया मैंने लोन वगैरह लिया, बहुत बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं है। बट एक लिमिट में लो कि आप उस चीज का पैसा कभी ना कभी फ्यूचर में आप चुका सको। तो यही कहता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखिए, आपसे कहता है कि मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और ये मैंने आपको बताया कि ये ना जो आपका यूनिट नंबर 4 है डिविडेंड वाला, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, ठीक है, क्योंकि उसका ही पार्ट है ये। देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ज्यादा ट्रिकी है समझने में, कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वैसे ये पार्ट है इररिलेवेंट थ्योरी का, ठीक है, इररिलेवेंट थ्योरी यानी कि आपसे कहता है कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म का कोई रिलेशन नहीं है, पर ये 2 पार्ट्स में डिवीजन है। अगर टैक्स हम एज्यूम करते हैं कि हम टैक्स यानी कि हमने जो डेट लिया उस पर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा एज्यूम करते हैं टैक्स नहीं दे रहा, जो भी है 2 पार्ट्स में। अगर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स का एब्सेंस है, तो यानी कि वो इररिलेवेंट है, तब उसको रेलेवेंस नहीं मानेंगे। और वो क्या कहता है कि जो वैल्यू, अब जैसे इररिलेवेंस है तो आप समझ सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म को कोई रिलेशन है, तो वो यही कह रहा है कि अगर टैक्स नहीं है, टैक्स इंप्लाई नहीं हो रहा, तो कहता है जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है फ्यूचर की अर्निंग पे। भैया ना डेट से फर्क पड़ रहा है ना इक्विटी से फर्क, टैक्स नहीं है तो वो इररिलेवेंट का पार्ट हुआ, इररिलेवेंट का पार्ट है भैया, मतलब नहीं है, चाहे डेट उठाओ चाहे इक्विटी उठाओ, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है तो वो फ्यूचर अर्निंग पे पड़ता है, फर्म कैसे कमा रही है, क्या एफर्ट्स कर रही है कमाने में, फर्क इस पे पड़ता है, ना डेट पे फर्क पड़ता है ना इक्विटी पे फर्क पड़ता। पहली बात, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स वैलिड है, तो वो रेलेवेंस का पार्ट है, यानी कि डेट पे और इक्विटी दोनों पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। कहता है कि वैल्यू जो है वो फर्म की बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, यानी कि हमें इन्वेस्टर्स को कम पैसा देना पड़ता है, तो वहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है, ऑब्वियसली आपके पास पैसा बच रहा है भाई। और कहता है कि और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो टैक्सेस है ना वो लेस होते हैं। जब टैक्स लेस होते हैं तो आपके पास जो डायरेक्ट पैसा मिलता है और उस पैसे से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कम दिखाई जाती है और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है। तो कुछ इस, और अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर पढ़ेंगे इसको। एग्जाम में 100% में लिख दे रही हूँ ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे, 100-200% एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराते वक्त दिखाऊंगी। मैंने पिछले 3 साल के तीनों सालों में अलग अलग ये देखे हैं अप्रोचेस, और क्या पता चौथे साल आपका साल में ये और भी आ जाए, एक और जो बचा हुआ है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सारा का सारा पीडीएफ के साथ, और आज की इस वीडियो को इस जरिए एंड करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि 4 तरीके की अप्रोचेस होती हैं। मैंने आपको नेट इनकम अप्रोचेस के बारे में बताया, वैसे मैंने आपको चारों एक्सप्लेन कर दिया, बट यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए मैंने आपको assumptions कुछ बताई थी रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए
अजम्पशन कहते हैं कि आप सिर्फ दो ही सोर्सेज यूज कर सकते हैं, इधर डेट और इक्विटी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि यहाँ पे जो डिसीजंस हैं, कहता है कि जो फर्म की टोटल एसेट्स है ना वो ली जाएंगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके चेंज नहीं होंगे बार बार। आप एक ही इन्वेस्टमेंट है, आपकी एक ही एसेट है, उसी को ही आप थ्रू आउट द कंपनी उसको लेकर चलेंगे, बार बार उसे चेंज नहीं करेंगे। यार अच्छा पॉइंट है, आपसे कहता है कि जो फर्म की टोटल फाइनेंसिंग है ना वो चेंज नहीं होगी। और देखिए जैसे एग्जाम्पल है कि आपने डेट स्टार्टिंग में लिया था 80% और आपने इक्विटी ली थी 20%। तो आप ना अगर आप बीच में आए, आपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपने सोचा नहीं यार डेट ना इतना ज़्यादा मैं पे नहीं कर पाऊंगा, एक काम करता हूँ डेट 50% ले लेता हूँ, इक्विटी जो है वो 50% कर देता हूँ। इस केस में ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आप डिग्री ऑफ द लेवरेज चेंज कर सकते हैं, बट डिग्री ऑफ द जो भी डिग्री ऑफ द लेवरेज है, आपकी इक्विटी है, आपकी डेट है, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, मतलब टोटल में। यानी कि आप समझिए आपका 80% डेट था, 20% आपकी इक्विटी, टोटल 100%। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप अंदर आप डिग्री ऑफ लेवरेजेस को चेंज कर सकते हैं, बट आप इस केस में आप जो टोटल फाइनेंसिंग है उसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके कहता है कि जो फर्म की डिविडेंड है वो एक रेशियो में पे होगी, जो कि आपकी रिटेन अर्निंग के 100% नहीं होगी, वो तो फालतू बात है। इसमें से डायरेक्टली ये कह रहा है कि जो आपकी फर्म की डिविडेंड है उसका जो रेशियो है 100% के थ्रू आउट, और 100% पे होता है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है वो इसमें कांस्टेंट रहेगा, ग्रो नहीं होगा। उसमें आपसे कहता है कि बिजनेस रिस्क जो है वो कांस्टेंट होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रिस्क कांस्टेंट होगा। और आपका जो ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो ऑपरेटिंग अर्निंग्स है, जो डेली टू डेली वाला जो अर्निंग्स है वो भी सेम होगी, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं अज्यूम किया जाएगा। तो ये कुछ अजम्पशन है जो हम मानकर चलेंगे, खाली आपकी कंपनी हम कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको इस अजम्पशंस को हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब आपसे कहता है देखिए वन बाय, मैंने आपको वैसे नेट इनकम अप्रोच में क्या बताया था, आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे डेट की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और आपको इक्विटी की मात्रा कम करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच आपकी जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कम, मैंने आपको बताया था के को कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ जाएगी। आपको पता है जब आपकी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है, आप याद रखिए, तो आपकी जो भी आपकी वैल्यू है फर्म की वो बढ़ जाती है, आपके मार्केट प्राइस बढ़ जाता है इक्विटी के, ठीक है, क्योंकि आपको इन्वेस्टर्स को वहाँ पे कम मतलब जितना देंगे उससे ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट मिलता है। तो आपको यहाँ पे कहता है कि डेट की जो फाइनेंसिंग है वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि यहाँ पे जो लेवरेज ऑफ डेट है, लेवरेज ऑफ डेट वो आपको यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बाकी आप ये फालतू चीज़ें आपने पढ़ लेना, या डायग्राम में भी आपको देखिए गिवन है कि आपको यहाँ पे लेवरेज जिसका है वो ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए डेट का, ठीक है। अब आपसे कहता है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, इसके अंदर कुछ खास है नहीं। इसमें आपसे कहता है कि वो आपका इतने % से आपका ग्रो कर रहा है, ये आप क्वेश्चन एक बार खुद से करेंगे, वेट सॉरी, हाँ आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई आउट करके मुझे कमेंट में बताएंगे आपसे हुआ नहीं, वरना नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियोस में मैं इसको जरूर एक बार डिस्कस करूंगी। वैसे एग्जाम में इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली सिर्फ ये कहा गया है कंपनी एक्सपेक्ट करती है इतना नेट इनकम, ठीक है, और उसमें आपके पास 2 लाख के डिवेंचर्स, आप किस तरीके से उसको होल्ड आप किस तरीके से उसे इशू करोगे। तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है, अगर आप के ओ निकालते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालते हैं तो अर्निंग जितनी आपकी है उतनी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है उसको आप डिवाइड कर देंगे, और आप ईबीआईटी यानी कि अर्निंग जो भी आपकी बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है उससे आप वैल्यू ऑफ द फर्म को डिवाइड कर देंगे। सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या होता है। नेट ऑपरेटिंग मैंने आपको बताया था कि इररिलेवेंट थ्योरी का पार्ट है, तो इसमें कहता है कि फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी करो, यानी डेट इशू ज्यादा करो या आप इक्विटी ज्यादा इशू करो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये कहता है कि हमें यहाँ पे एक मिक्स लेना चाहिए डेट इक्विटी मिक्स का, इससे हम अपने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हम पा सकते हैं। अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जो कैपिटल हमने सोची है वो कैपिटल जो कंपनी के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि हम पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं हम उसको एक होल्ड करके रख सकते हैं। अब आपको कहता है कि इसके अंदर आपकी क्या अजम्पशंस है इस थ्योरी के लिए, तो आपकी कहते हैं कि जो मार्केट है वो आपका ह्यूज फर्म ले रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बिजनेस रिस्क आपको पता है कांस्टेंट है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, और डेट इक्विटी रेशियो का मिक्स यहाँ पे हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। सॉरी मैंने आपको बताया था एनओआई, ठीक है, वो एनआईओ नहीं था, वो एनओआई ही था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा खुद से। मुझे लगा था कि मैंने गलत नहीं लिखा होगा, इतना तो मेरे को था,
बट ये इसका भी एक क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले की तरह, बस मैं इसका आपको फॉर्मूला इसका भी बता देती हूँ। नेट इनकम, ये मैंने आपको अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि आप अर्निंग इक्विटी पे कैसे निकालते हो, कि जितनी अर्निंग है आपके पास उसका टोटल वैल्यू आप डिवाइड कर देते हो। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल तो, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने वाले, इस वजह से मैं इसमें आपको ना ज्यादा टाइम नहीं दे रही इस चैप्टर्स में। नेक्स्ट आपसे कहता है, इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार करना, बाकी तो मैं आज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच, मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको इंटरमीडिएट अप्रोच कहते हैं। ये आ जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, ये व्हाट इज इंटरमीडिएट अप्रोच, और फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि इंटरमीडिएट पढ़ा ही नहीं था, यानी कि ट्रेडिशनल का दूसरा नाम है इंटरमीडिएट अप्रोच। इसमें कहता है कि कंप्रोमाइजेशन है बिटवीन द टू एक्सट्रीम, यानी कि नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों की ये कॉम्बिनेशन है। उसमें कहता है इस थ्योरी में कि आपको एक लिमिट, मैंने आपको बताया कि लिमिट में डेट यूज करना चाहिए जिससे कि हम फ्यूचर में उसको पे आउट करने के काबिल हो। तो इसमें यही सब कह रखा है पूरे में, तो आप इसे खुद से एक बार पढ़ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देने के लिए पीडीएफ ओपन करा है, जिससे आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें यहाँ पे पढ़ सको। और ये इसका क्वेश्चन आपको गिवन है, एक बार खुद से करिएगा, अदरवाइज मैं एक बार खुद से आप ट्राई करिएगा खुद से, उसके बाद मैं आपको खुद से इसको कंप्लीट आउट करवाऊंगी, ठीक है। और लास्ट में आपसे कहता है, देखिए अब मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच आपसे कहता है कि आपको ना ये देखिए, आप थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा जोर करिए, ये बहुत अच्छा अप्रोच है। वैसे आप इसे डिविडेंड वाले में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। इसमें कहता है कि जो MM अप्रोच है ना, एक हाइपोथेटिकल है, यानी कि बनाया गया अप्रोच है, जिसमें कि आपको नेट इनकम अप्रोच जो है, देखिए आप खुद से सोचिए ये कौन सी अप्रोच है, ये एक इररिलेवेंस थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। बट इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, जो कि आप एक एब्सेंस है, यानी कि उसमें टैक्स हम अज्यूम नहीं करेंगे, और एक पार्ट में हम टैक्स को अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो जो जिसमें आप टैक्स को अज्यूम करेंगे, वो जिसमें आप टैक्स को एज्यूम कर रहे हैं, वो आपका एक रिलेवेंट थ्योरी का पार्ट हो जाता है। जिसमें आप यानी कि टैक्स को एज्यूम नहीं कर रहे, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस है, वो इररिलेवेंट का पार्ट है। और इररिलेवेंट आपसे कहता था कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें भी यही कहता है कि आपको अपनी कंपनी की मेहनत देखनी है, कि आपकी कंपनी कितनी मेहनत कर रही है, ना कि डेट ना ही इक्विटी। आपको कुछ इशू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने कंपनी में काम करने की जरूरत है। तो इसमें कहता है MM हाइपोथेटिकल अप्रोच होती है, जो कि नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अगर वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बन जाती है, कब बन जाती है, यानी कि वो एक इररिलेवेंट थ्योरी का पार्ट बन जाती है जब आप टैक्सेस को इग्नोर करते हैं, और आप जब कॉर्पोरेट टैक्सेस को एज्यूम करते हैं, तब वो एक नेट इनकम अप्रोच बन जाती है, यानी फर्स्ट वाली अप्रोच बन जाती है। तो इसमें यही कहता है, इसमें इसके थोड़ा सा ना क्रिटिकल है, कहीं ना कहीं घुमाता है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा इसमें टाइम दिया। ये थ्योरी प्रूव करती है कि हाँ, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपके पास टैक्सेस नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बराबर है, जो कि अभी आप ऊपर पढ़कर आए हैं। देखिए नया वर्ड आपके पास आता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब ये क्या है, इसको हम पहले थोड़ा सा यहीं पे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गिवन आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या काम करता है, देखिए अभी जब आप ऊपर इलस्ट्रेशन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे आप इसे खुद से करेंगे इलस्ट्रेशन, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आप X और Y दो कंपनीज हैं यहाँ पे, और एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है कि वो ना डेट ज्यादा हाई कर रही है, डेट ज्यादा रख रही है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, और एक कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को ज्यादा रख रही है। तो वो यही बताना चाहता है कि किसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा है कंपनी के अंदर। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए अच्छी चलती है, तो आर्बिट्रेज जो प्रोसेस है वो कंपनी की वैल्यू, कंपनी की वर्थ और कंपनी कितनी अच्छी चल रही है उसका वो प्रोसेस बताता है। तो इसमें कहता है कि जो वाई वैल्यू थी ना, उसने क्या करा, डेट का कंटेंट ज्यादा बढ़ा दिया, और जो फर्म एक्स थी उसने क्या करा, डेट कंटेंट ज्यादा नहीं बढ़ाया, उसने तो इक्विटी ज्यादा बढ़ा दिया। तो वो कहते हैं कि क्या फर्क है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू MM थ्योरी ये जो सिचुएशन है वो उस कैन नॉट रिमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज ऑफ, देखिए इसमें बताता है कि कौन सी कंपनी किस तरीके से आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू वो कितनी दूर तक या कितनी लंबी चलने वाली है। एज द इन्वेस्टर इन कंपनी वाई, जो आपकी कंपनी वाई थी, कैन अर्न हायर रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज ऑफ उन्होंने फाइनेंशियल रिस्क लोअर फाइनेंशियल रिस्क लिया था। तो वो कंपनी यानी डेट जो ज्यादा कर रही है वो कंपनी ज्यादा दूर तक जा पाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम करता है आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है। वैसे एग्जाम में कभी आता नहीं है, और इसको आप यहाँ पे इसको ना इतना डिटेल में मत लेकर जाओ। मैं आपको डिविडेंड वाला चैप्टर कराऊंगी ना, उसमें एकदम आप यहाँ पे ना डायरेक्टली चीजें दी नहीं गई हैं, और इतना मैं आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि इसका आपने बेसिक नहीं पढ़ा। मुझे आई एम 100% श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में डाउट रहेगा फॉर द आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है,
मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या होता है वगैरह वगैरह, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं डिविडेंड वाले जो भी आपका चैप्टर आएगा, तो वो मिस मत करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना जस्ट एक फिनोमिना है, फिनोमिना सेट है, ठीक है। अब देखिए आपसे कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स अज्यूम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो नेट इनकम अप्रोच बन जाती है, यानी कि वो रेलेवेंट थ्योरी का पार्ट हो जाता है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर और आपका वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ने वाला। ये आर्टिकल 1963 में रिकॉग्नाइज किया गया है कि यहाँ पे मैंने जैसा अभी आपको पूरा का पूरा बताया कि हाँ अगर आप डिक्रीज करते हैं यूज ऑफ डेट को तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करते हैं तो आपकी डेट अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी बढ़ जाती है। दिस इज हाउ ये पोर्ट्रे है, तो आप इस चीज को समझिए। आपके पास फॉर्मूला भी दे रखा है, ये सब आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वगैरह तो जस्ट दिया हुआ है। मैं आपको ये ना डायरेक्टली आप इसको बिल्कुल हाथ में, इस अप्रोच को आप मत पढ़िएगा, मेरी मानिए, तो इस अप्रोच को मैं आपको उसी टाइम में पढ़ाऊंगी। और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस में से मत पढ़िए, इसके अंदर कुछ भी ना गिवन नहीं है ढंग से, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, बाकी अगले वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे साथ ही साथ इसी बुक से, तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये ओवरऑल समरी है चैप्टर की, गिवन है, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस है जो कि थ्योरी वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, रोल क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, रोल क्या है कैपिटल, इक्विटी का क्या रोल है मैंने आपको बताया, इक्विटी किस तरीके से यूज होते हैं, नेट इनकम अप्रोच, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में कि क्या डिफरेंस है, इस तरीके से। तो ऐसे आसानी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, थ्योरी वाला ही, तो आपको ज्यादा कुछ इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कुछ तरीके से था, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। आप इस पीडीएफ से एक बार जरूर इस चैप्टर को गो थ्रू करिए, जरूर जरूर कहूंगे। और आप मेरी मानिए मोदी गिलानी मिडिल अप्रोच को प्लीज हाथ मत लगाइएगा, इसको मैं आपको डिविडेंड वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर करूंगी बाय बोर्ड। तो आज के लिए इतना ही है, आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करिए। कल हम फिर पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग के बारे में, क्या डिजाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, और आई होप आपको डाउट ना हो किसी भी चीज के लिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट है मोदी गिलानी मिडिल अप्रोच को छोड़ के, जितने डाउट है सारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।